नमस्कार। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। पर ये काम कैसे करता है? जजों को अपॉइंट कैसे किया जाता है और उन्हें हटाना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। इसकी शुरुआत से लेकर इसके चेक्स एंड बैलेंसेस तक हर पहलू को करीब से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से। फिर आगे बढ़कर ये जानेंगे कि जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए और उनकी नियुक्ति होती कैसे है। इसके बाद हम उस खास प्रक्रिया को समझेंगे जिससे किसी जज को हटाया जा सकता है। और आखिर में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट के पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस की गहराइयों में उतरेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। इसकी जड़ें कहाँ हैं और ये आज के रूप में हमारे सामने कैसे आया? देखिए, 1950 से पहले भारत में अपील की जो सबसे बड़ी अदालतें थीं वो थीं प्रिवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। लेकिन फिर 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसने इन पुरानी संस्थाओं की जगह ली और यहीं से भारतीय लोकतंत्र के एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। आपको पता है, जब सुप्रीम कोर्ट शुरू हुआ था तो इसमें सिर्फ एक चीफ जस्टिस और 7 दूसरे जज हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे देश का काम और मामले बढ़ते गए, संसद ने जजों की संख्या को बढ़ाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और आज इसमें कुल 34 जज हैं, एक चीफ जस्टिस और 33 अन्य जज जो देश के सबसे पेचीदा मामलों पर फैसला सुनाते हैं। तो ये तो हो गई इंस्टीट्यूशन की बात। अब जरा उन लोगों पर आते हैं जो इस संस्था को चलाते हैं, यानी हमारे जज। आखिर कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज और कैसे? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, कोई व्यक्ति किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। दूसरा, वो 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकील रहा हो। या फिर तीसरा रास्ता है कि वो राष्ट्रपति की नज़र में एक बहुत ही माने हुए कानून के विशेषज्ञ हो। अब नियुक्ति की प्रक्रिया काफी सीधी सादी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। भारत के राष्ट्रपति ये नियुक्ति करते हैं, लेकिन भारत के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करने के बाद। और ये जो सलाह मशवरा है ना, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि एक तरीका है ये सुनिश्चित करने का कि नियुक्ति में सबसे अच्छी जुडिशियल एक्सपर्टीज शामिल हो और सरकार का सीधा दखल न हो। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काफी लंबे समय तक अपने पद पे रह सकते हैं, जिससे जुडिशियल सिस्टम में एक तरह की स्टेबिलिटी और एक्सपीरियंस बना रहता है। चलिए अब एक बहुत ही गंभीर विषय पर आते हैं, किसी जज को उसके पद से हटाना। ये कोई आम प्रोसेस नहीं है और इससे सिर्फ बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात के लिए बनाया गया है। किसी जज को हटाने की कार्यवाही सिर्फ 2 वजहों से शुरू हो सकती है। पहली है अक्षमता यानी इनकैपेसिटी, मतलब वो अपना काम करने में सक्षम नहीं है, और दूसरी है सिद्ध कदाचार यानी प्रूवन मिसबिहेवियर, मतलब उनका कोई गलत आचरण साबित हो चुका हो। और आप देख सकते हैं ये दोनों ही कितने गंभीर आरोप हैं। और अब आते हैं महाभियोग की उस जटिल प्रक्रिया पर, और जब हम इसके एक एक कदम को देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि इसे इतना मुश्किल क्यों बनाया गया है। देखिए, प्रोसेस को शुरू करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सदस्यों के दस्तखत चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों के। ये एक तरह का पहला फिल्टर है ताकि कोई भी इस गंभीर प्रक्रिया को हल्के में शुरू ना कर सके। अच्छा, मान लीजिए हस्ताक्षर मिल गए, तो फिर क्या? पहला कदम है प्रस्ताव को सदन के स्पीकर या चेयरमैन को सौंपना। अब उनके पास ये अधिकार है कि वो इसे स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तब आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल जांच समिति बनाई जाती है। समिति अपनी रिपोर्ट देती है और अगर वो आरोपों को सही पाती है तब जाकर प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है। और अगर ये सब कुछ हो गया तब जाकर आखिर में राष्ट्रपति जज को हटाने का आदेश जारी करते हैं। और हाँ, इस प्रक्रिया का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ये जांच समिति। ये कोई पॉलिटिकल कमेटी नहीं होती। इसमें भारत की चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के ही कोई दूसरे जज, किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जाने माने कानून के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। ये कॉम्पोजिशन ही ये सुनिश्चित करता है कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष और कानूनी तौर पर मजबूत हो। और एक बात और जो बहुत जरूरी है, वोटिंग होने तक की ये पूरी प्रक्रिया जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एक और लेवल का चेक एंड बैलेंस, है ना? तो ये सब जानने के बाद वही सवाल फिर से सामने आता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना मुश्किल क्यों है?
और इसका जवाब हमारे लोकतंत्र की बुनियाद में ही है। ये मुश्किल प्रक्रिया न्यायपालिका को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए बनाई गई है। ये पक्का करती है कि जज बिना किसी डर या पक्षपात के सिर्फ संविधान और कानून के आधार पर न्याय कर सकें। ये इम्पार्शियल जस्टिस के लिए एक बहुत जरूरी सुरक्षा कवच है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये कवच हमेशा सही संतुलन बनाए रख पाता है?